जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों दो सेट को कवर किया गया है। पहले सेट में 25 क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेट में भी 25 क्वेश्चन होंगे और शुरुआत का जो सेट रहेगा ये 25 प्रश्न का। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल रखा गया है, थोड़ा अच्छा लेवल रखा गया है क्योंकि बहुत सारे साथियों की डिमांड थी। और जो सेकंड में 25 प्रश्न रखा गया है ये साधारण लेवल का प्रश्न होगा, क्योंकि साथियों पेपर में जो प्रश्न बनते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि उठाकर देखोगे तो दोनों लेवल के प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल के होते हैं, कुछ सामान्य स्तर के पेपर प्रश्न होते हैं। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों, आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और लास्ट में जो है आज ईमानदारी के साथ बताइएगा कि इन 50 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ज़रूर बताइएगा। आज का जो टारगेट रहेगा इसमें लगभग 30 प्रश्नों का, आप लोग लगभग 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर पहला देखिए, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, शिष्ट और वर्तन से, नैतिकता से, उपरोक्त सभी से, बताएं। चलो यहाँ पर आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे साथी। चलिए भाई दोस्तों, याद रखिएगा, चरित्र का विकास जो है इच्छा शक्ति, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार और नैतिक मूल्यों के समुचित पालन से होता है। ये तीनों तत्व दोस्तों व्यक्ति के समग्र नैतिक और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं। यानी ये तीनों तत्व जो है इंपॉर्टेंट होते हैं चरित्र के विकास के लिए। आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा जो है तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है, बताएं। असमानता स्तर, याददाश्त स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, बताएं कौन सा जो है तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। साथियों यहाँ पर देखोगे यदि आप, याददाश्त स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, ये तीनों स्तर जो होते हैं तालीम शिक्षण का स्तर होता है, लेकिन असमानता का स्तर जो है ये तालीम शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर तीसरा, NUEPA मुख्यतः किससे संबंधित है, बताएं। चलिए, क्या आपको इसका फुल फॉर्म दोस्तों पता है? आप लोग बताइएगा। NUEPA मुख्यतः किससे संबंधित है? शैक्षणिक देखभाल से, शैक्षणिक एकता से, शैक्षणिक योजना से, शैक्षणिक मूल्यांकन से। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई साथियों, याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पहले आप लोग जान लीजिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों शैक्षिक योजना जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शैक्षिक योजना प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख संस्था है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 जो है इसमें क्या था आप लोग बता सकते हो। अध्यापक शिक्षण में दिया है, बिना बोझ के शिक्षण, प्रसारण द्वारा शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कहोगे सर बिना बोझ का शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यशपाल कमेटी रिपोर्ट में क्या था, बिना बोझ का शिक्षण जो है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5, मनोविश्लेषण के पिता किसे माना जाता है, बताएं। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। मनोविश्लेषण का जो है पिता किसे माना जाता है, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए भाई साथियों याद रखें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड को, ठीक है, मनोविश्लेषण का पिता माना जाता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो भी साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखें, पेडागॉजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है, बताएं किस लिए जो है पेडागॉजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए साथियों, पेडागॉजी में जो है कंप्यूटर का उपयोग शिक्षार्थियों को प्रेरित करने, फीडबैक देने और सहभागिता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट। भाई स्कोर अपना आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो भी साथी जुड़ चुके हो लाइक की संख्या बढ़ाते चलो यदि आपको बेहतरीन कंटेंट लग रहा है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं। निम्न में से कंप्यूटर का डाई ब्रेन किसे कहा जाता है बताएं? प्रोग्राम, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, बताएं डाई ब्रेन जो है किसे कहा जाता है? साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को जो है कंप्यूटर का डाई ब्रेन कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 8। इन सर्विस टीचर के लिए व्यापक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए? चलो भाई आंसर कर सकते हो। इन सर्विस टीचर के लिए व्यापक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए बताएं, इन सर्विस टीचर के लिए व्यापक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा, बदलते परिवेश में शिक्षकों की संवेदनशीलता, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण पर जोर, क्रियात्मक शोध पर बल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखें, इसका उद्देश्य जो है बदलते शिक्षा परिवेश में शिक्षकों की समझ बढ़ाना, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ध्यान देना और क्रियात्मक शोध को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो भाई आपका यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं उपरोक्त सभी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई बताएं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, बताइए। चलिए भाई, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई कहां पर बताएं? प्रयास करें आंसर देने के लिए यहां पर। चलिए साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्कूल संकुल की अवधारणा सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य है दोस्तों एक क्षेत्र के कई विद्यालयों को एक साथ जोड़कर बेहतर प्रशासन और शिक्षण उपलब्ध कराना था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है सबसे पहले जो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हुआ। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। पहली से 8वीं कक्षा वाले शिक्षकों की शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु के प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं बताएं? शिक्षण शैली एवं विधियों का ज्ञान, स्वतंत्र एवं सत्यान्वेषी अध्ययन, चयनित लेसन प्लान, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा भाई सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर दोस्तों देखोगे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है आप सभी को पता है, यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है शिक्षण विधियां, स्वतंत्र अध्ययन की प्रेरणा और सटीक पाठ्य योजनाएं आवश्यक होती हैं। आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। जवाब देने का प्रयास करें। अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था देश में सर्वप्रथम किस संस्थान ने प्रारंभ की थी बताइए? सभी लोग प्रयास करें। जवाब देने का प्रयास कर सकते हो। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने जो है भारत में सबसे पहले अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए पत्राचार माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक की गई बताइए? क्योंकि छात्रों को दोपहर में भूख लग जाती है, इसके द्वारा उपयोगी एवं पोषकता सुनिश्चित की जाती है, शैक्षिक गुणवत्ता बरकरार रखने में छात्रों की अनुपस्थिति नियंत्रण हेतु, बताएं। चलो भाई सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों हमने आपसे कहा है कि जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, और उसके बाद अभी जब आपको जो है सेकंड सेट देखने को मिलेगा उसमें जो 25 प्रश्न होंगे उनका लेवल जो है सामान्य रखा गया है। चलिए भाई आंसर करें।
चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए और सिंपल सा क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए बताएं, विद्यालय में दोपहर की भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक की गई है? क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा जो है उपयोगी एवं पोषकता सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप लोग। प्रारंभिक कक्षा वाले शिक्षक की सफलता का महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताइए, सवाल नंबर 13 का आंसर करें। ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। प्रारंभिक कक्षा वाले शिक्षक की सफलता का महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विषय प्रवीणता एवं शिक्षण शैली, ये भी आपका भी बिल्कुल सही है। आचरणशीलता एवं वचनबद्धता, ये भी आपका राइट है। प्रश्नवृत्त एवं सुधारवादी, ये भी आपका राइट है। ठीक है साथियों, आपको देखिएगा इसमें जो है जो पॉजिटिव विकल्प रहता है, जो सकारात्मक विकल्प रहता है, उसी को जो है चुनना होता है। आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और 99% केस में ये होता है जहां पर उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया रहता है तो वो उपरोक्त सभी ही सही होता है। लगभग 99% चांस यही बनता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सर्वाधिक समस्याग्रस्त होते हैं। स्वाध्याय में, उत्तर लेखन में, अभिप्रेरणा में, उपर्युक्त सभी, बताएं। चलो भाई आंसर कर सकते हो यहां पर सभी प्यारे साथी। यहां पर दोस्तों आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साथियों ऐसे छात्र जो है, ऐसे छात्र जिनके परिवार में कोई पूर्व शिक्षा प्राप्त नहीं है, वे अध्ययन, लेखन और प्रेरणा तीनों ही स्तर पर कठिनाइयां महसूस करते हैं। आप कहोगे सर डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, छात्र समस्या का पता लगाने के बजाय दूर करने पर जोर दिया जाता है। निदान विधि में, उपचार विधि में, पर्यवेक्षण विधि में, प्रयोग विधि में, बताएं। आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे साथी। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, यहां पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपचार विधि में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों उपचार विधि में जो है छात्र की कठिनाइयों को हल करने के उपाय अपनाए जाते हैं बजाय केवल निदान करने के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, अध्यापक का आचरण जरूरी है, बताइए। प्रशासकीय, सूचनात्मक, आदर्श, निर्देशात्मक, सभी लोग आंसर करें। अध्यापक का आचरण जरूरी है, आंसर कर सकते हो यहां पर सभी प्यारे साथी। चलिए भाई प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षक जो है समाज का आदर्श होता है, उनका आचरण विद्यार्थियों और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, सूचना धोरी मार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे का या नेट है, बताइए ये क्या है? कंप्यूटर, इंटरनेट, इंट्रानेट, कीबोर्ड, बताएं। सभी लोग आंसर कर सकते हो यहां पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता दो। चलिए भाई प्रयास करें। चलिए भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इस सवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हो आप सभी साथी। चलिए साथियों याद रखें, सूचना धोरी मार्ग जो है इसका तात्पर्य है विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है, जिसे जो है इंटरनेट कहते हैं। क्या इंटरनेट कहते हैं? यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने का सबसे तेज और विस्तृत साधन है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताएं। शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशिक्षण कार्य का आयोजन, शैक्षिक समस्या समाधान, उपर्युक्त सभी, बताएं। सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। चलिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी NCERT का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, NCERT का जो है प्रमुख उद्देश्य न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है, बल्कि शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान और समस्याओं के समाधान जैसे कार्य भी करना है। आप कहोगे सर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, विद्यालय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली संस्था
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी CIET, क्या CIET जो है आपसे पूछता है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, कोलकाता में जो है स्थित है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट आपसे कहता है, ध्यान दीजिएगा, निर्माणात्मक या रूपात्मक परीक्षण का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस, सब्जेक्ट एनालिसिस, और यहाँ पर दिया है सिलेबस एनालिसिस। जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हो और राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। चलिए भैया, आंसर देने का प्रयास करें। निर्माणात्मक या रूपात्मक परीक्षण का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण से यानी कंटेंट एनालिसिस से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है? बताइए, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तरों का हिसाब, सूचनाओं का संग्रह, डेटा का विश्लेषण, उपरोक्त सभी। सभी प्यारे साथी आंसर करो और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट लाया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं अवश्य जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आपको। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है दोस्तों उत्तरों का हिसाब करना, सूचनाओं का संग्रह करना, डेटा का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखो, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और सहिष्णुता, शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता। बताएं। चलिए आंसर करें। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। इस सवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई, चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? चलिए भाई साथियों, प्राथमिक स्तर के छात्र संवेदनशील और जिज्ञासु होते हैं, इसलिए शिक्षक में जो है धैर्य और सहनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह छात्रों को समझ और संभाल सके। आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, धैर्य एवं सहिष्णुता। अगला सवाल देखें, विद्यालय में अनिवार्य उपलब्ध आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? बताइए। चलिए भाई, परामर्श एवं नियमित जांच, टीकाकरण एवं प्रारंभिक चिकित्सा बॉक्स, मुफ्त दवाएं एवं पोषण सलाह, उपरोक्त सभी। बताएं। विद्यालय में अनिवार्य उपलब्ध आवश्यक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखें, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग प्रयास करें। कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? 1962 में गिलबर्ट के द्वारा बनाया गया। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, समूह शिक्षण में विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी आकांक्षा होती है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। समूह शिक्षण में विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी आकांक्षा होती है? समूह से प्रशंसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, समूह में कार्य करते समय जो है छात्र यह चाहते हैं कि उनके योगदान को सराहा जाए यानी प्रशंसा की जाए, यह उनके आत्मविश्वास और सहभागिता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें। अब देखिएगा यहाँ से आपका नेक्स्ट सेट जो है स्टार्ट होता है। इसमें 25 सवाल हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा पूरे धैर्य के साथ और अपना स्कोर आप लोग ईमानदारी के साथ आज ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को राइट किया है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? छात्रों को अनुशासित रखना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक बनाना, विद्यार्थियों को मानसिक रूप से चुनौती, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना। बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? छात्रों के
सर्वांगीण विकास में सहायक बनना। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल सटीक। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है, बताइए। शिक्षा का उद्देश्य जो है इसमें से आपका कौन सा है, बता सकते हो सभी प्यारे साथी। चलिए भाई, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। केवल नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में सहायक बनना, सिर्फ ज्ञान का प्रसार करना, विद्यार्थियों को एक विषय में दक्ष बनाना। आप कहोगे सर शिक्षा का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में सहायक बनना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामग्री की मात्रा, शिक्षक का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम का पूरा करना, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना। बताएं सभी प्यारे साथी, आंसर दो। इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए बताइए, प्रयास करें आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर शिक्षक का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है आपका शिक्षक का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत कितने स्तर होते हैं? बताएं। चलिए भाई, ब्लूम के टैक्सोनॉमी में कितने स्तर होते हैं? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए भाई दोस्तों, याद रखिए 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला आपका है नॉलेज, दूसरा आपका है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा आपका है एप्लीकेशन, चौथा आपका है एनालिसिस और पांचवा है सिंथेसिस और छठा आपका होता है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई, शिक्षक को एक अच्छे श्रोता होना चाहिए, क्यों? बताइए सभी लोग, प्रयास करो। शिक्षक को जो है एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, ताकि वह छात्रों की समस्याओं को समझ सके, ताकि वह अधिक बोल सके, ताकि वह केवल अपनी बात कह सके, ताकि वह शिक्षार्थियों पर दबाव बना सके। आप कहोगे सर बिल्कुल सटीक आंसर आपका हो जाएगा, ताकि वह छात्रों की समस्याओं को समझ सके। यानी जब अच्छा श्रोता होगा शिक्षक तभी तो किसी छात्र की समस्याओं को समझ सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, सक्रिय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए सक्रिय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, छात्रों को केवल बैठाकर सुनाना, बिल्कुल गलत। यहाँ पर दिया छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देना, केवल सैद्धांतिक जानकारी देना, किसी भी प्रकार का कड़ा अनुशासन लागू करना। बताइए चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करें सभी प्यारे साथी। शिक्षक को विद्यार्थियों को क्यों प्रेरित करना चाहिए? ताकि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि वे बेहतर तरीके से सीख सकें, ताकि वे विद्यालय में अनुशासन का पालन करें, ताकि वे शिक्षक का आदर करें। बताएं शिक्षक को विद्यार्थियों को क्यों प्रेरित करना चाहिए? सभी लोग आंसर दे सकते हो, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, शिक्षक को विद्यार्थियों को क्यों प्रेरित करना चाहिए? ताकि वे बेहतर तरीके से सीख सकें। आपका यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे सर बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है, ताकि वे बेहतर तरीके से सीख सकें। अगला सवाल देख लो भाई, कक्षा में वातावरण का निर्माण के बारे में क्या सही है? शिक्षक को हमेशा कक्षा में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। कक्षा में केवल रचनात्मक गतिविधियां होनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा में हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए। छात्रों को कभी भी कक्षा में बात करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। चलो भाई आंसर करो। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि भाई दिख ही नहीं रहा है चारों ऑप्शन। चलिए, ये अब आपके सामने दिख रहा है चारों ऑप्शन, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, कक्षा में वातावरण का निर्माण जो है, कक्षा में वातावरण का निर्माण के बारे में क्या सही है? बताएं साथियों। शिक्षक को हमेशा कक्षा में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए।
आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं। चलो भाई अगला सवाल देखिएगा। कक्षा में नेतृत्व का उद्देश्य क्या है बताइए। छात्रों को कड़ी अनुशासन की दिशा में मार्गदर्शन करना, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना, शिक्षक को कक्षा में सत्ता की स्थिति में लाना, छात्रों के कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना। बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए सवाल नंबर नेक्स्ट का। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें भाई। आप सभी को पता है साथियों इस क्लास में 2 सेट को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए, कक्षा में नेतृत्व का उद्देश्य होता है क्या? छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के सोचने और रचनात्मक को बढ़ावा देती है? बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहां पर राइट हो जाएगा। कौन से शिक्षण विधि छात्रों के सोचने और रचनात्मक को बढ़ावा देती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में क्या कंप्रिहेंशन स्तर का मतलब क्या है? बताएं। चलिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कंप्रिहेंशन स्तर का मतलब क्या है? तथ्य को याद करना, तथ्यों को समझना और व्याख्या करना, किसी भी समस्या का समाधान करना, किसी विषय को विश्लेषण करना। चलिए बताएं, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर तथ्यों को समझना और व्याख्या करना। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कंप्रिहेंशन स्तर का मतलब होता है तथ्यों को समझना और व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक। अगला सवाल, एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? कठोर और कड़ा, उपेक्षात्मक और उदासीन, सकारात्मक और सहायक, शारीरिक रूप से नियंत्रित। बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? चलिए, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक और सहायक। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल, मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताएं। चलिए, मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताएं। विद्यार्थियों के व्यवहार को सुधारना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, केवल शैक्षिक जानकारी देना, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करना। बताएं। चलिए, मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताएं। याद रखें दोस्तों, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, एक शिक्षक के लिए फीडबैक का क्या महत्व है? बताइए। एक शिक्षक के लिए जो है फीडबैक का क्या महत्व है? सभी लोग बता सकते हो, आंसर दे सकते हो। चलिए, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देना। आपका यहां पर दोस्तों देखोगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए फीडबैक का महत्व क्या है? छात्रों को उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा कौन सा है? बताएं। छात्रों के लिए शिक्षा का परिणाम, छात्रों की शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षण विधियों की चयन प्रक्रिया, सभी के सभी। बताएं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा कौन सा है? बताओ भाई। आप कहोगे सर यहां पर तीनों फैक्टर जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल, अगला सवाल है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का सिद्धांत क्या है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। ये जो है ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉमस एडिसन, रॉस। चलिए भाई सभी लोग आंसर करो। जीन पियाजे के द्वारा दोस्तों ये आपका सिद्धांत दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब आप कह सकते हो रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल, एक्टिव लर्निंग का उद्देश्य क्या है? बताएं। एक्टिव लर्निंग का उद्देश्य क्या है? केवल विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों को केवल नोट्स लेना, विद्यार्थियों को विषय पर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, विषय को पास करना। बताएं।
चलिए भाई, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे साथी। एक्टिव लर्निंग का उद्देश्य क्या है? आप कहोगे सर विद्यार्थियों को विषय पर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है? बताइए, एक अच्छा शिक्षक जो है विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करता है? विद्यार्थियों की सफलता पर सराहना करके। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल सटीक हो जाएंगे, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं। अगला सवाल देखें, शिक्षण में कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है? बताएं। चलिए भाई, छात्रों को पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नए ज्ञान का निर्माण करना, केवल एक पाठ्यक्रम को सिखाना, छात्रों को केवल सुनना और समझना, छात्रों को केवल याद करने के लिए प्रेरित करना। आपका साथियों यहाँ पर जो सटीक आंसर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है? छात्रों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नए ज्ञान का निर्माण करना। ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, कक्षा में विद्यार्थियों के साथ ग्रुप वर्क का क्या उद्देश्य है? बताएं। उन्हें अकेला छोड़ देना, उन्हें केवल समय बिताने का अवसर देना, टीम में काम करने की क्षमता विकसित करना, उन्हें हर काम में प्रतिस्पर्धा करना। बताइए। चलिए, ग्रुप वर्क का उद्देश्य क्या है? टीम में काम करने की क्षमता विकसित करना। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। छात्रों को उपदेश देना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास में मदद करना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना, विद्यार्थियों को सजा देना। आप कहोगे सर बिल्कुल सटीक आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास में मदद करना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक। अगला सवाल देखो, टीचिंग मेथड में डिमॉन्स्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। चलिए, आंसर कर सकते हो। किसी सिद्धांत को उदाहरण के साथ दिखाना, केवल छात्रों को पढ़ाना, किसी विषय की विश्लेषण करना, विद्यार्थियों को केवल नोट्स प्रदान करना। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी सिद्धांत को उदाहरण के साथ दिखाना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है? बताएं। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है? उत्साही और प्रेरणादायक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, शिक्षा में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का मुख्य यहां पर पूछता है का उपयोग कैसे किया जा सकता है? बताइए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का उपयोग जो है कैसे किया जा सकता है? छात्रों के ज्ञान के निर्माण के लिए, केवल एक दिशा में सोचने के लिए, केवल शैक्षिक विषयों का अध्ययन करने के लिए, सभी के सभी। बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें। आपका दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, छात्रों के ज्ञान के निर्माण के लिए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या महत्व है? बताइए। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या महत्व होता है? विद्यार्थियों को एक ही दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों को केवल जानकारी देना, विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना। बताएं, क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व क्या है? चलिए, सभी लोग प्रयास करें। विद्यार्थियों को एक ही दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों को केवल जानकारी देना, विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों को सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ होता है, महत्व होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। साथियों, इस पूरी क्लास में जो है हमने पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और सबसे पहली चीज़ आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा इन 50 सवालों में से आपने कितने सवालों को राइट किया है, और ऐसे कितने लोग हैं इस क्लास में पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहे थे। जो भी साथी अंत तक बने थे भाई, वो लोग जो है मेहनत के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, मानना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कोर क्या रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे दोपहर को 3 बजे
सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ लगे रहें और एक बार आप सभी लोग लाइक कर दें ईमानदारी के साथ, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।